डियर स्टूडेंट, हम लोग औरंगजेब से संबंधित 2 क्लास कर चुके हैं। आज अंतिम क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में व्यापक पैमाने पे विद्रोह हुआ। बहुत सारे विद्रोह हुए। कुछ विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाने में सफल रहा वो, लेकिन बहुत सारे विद्रोह ऐसे हुए जिससे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन विद्रोहों को पढ़ाने से पूर्व हम औरंगजेब कालीन विद्रोहों के स्वरूप पर कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर उसके काल में इतने विद्रोह क्यों। अगर औरंगजेब कालीन विद्रोहों पर दृष्टि हम डालते हैं तो पाते हैं कि उसके काल में अधिकांश विद्रोह जो हुए थे वो कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं से, भूराजस्व से जुड़ी हुई समस्याओं से, या कह लीजिए कि जागीरदारी संकट जो उत्पन्न हो गया था, या जो अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था में जिस मनसबदारी व्यवस्था की नींव डाली थी, उस मनसबदारी व्यवस्था में जो संकट उत्पन्न हो गया था, उसका प्रतिफल था कि औरंगजेब के काल में विद्रोह ज़्यादा होने लगे। इसके पीछे जो मनसबदारी और कृषि संकट की मैं बात कह रहा हूँ, उसका अर्थ ये हुआ कि अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था की नींव डाली थी, उसमें मनसबदारों की संख्या अकबर के समय में भूमि के अनुपात में थी। यानी जिनको मनसब प्रदान किया गया था और जितना सेना रखने का दायित्व दिया गया था, उसके अनुपात में ही उनको भूमि प्रदान की गई। इसलिए मनसबदार भूराजस्व में कोई शोषणात्मक नीति नहीं अपनाते। लेकिन फिर जहांगीर के समय में 2 अस्पा और सी अस्पा का विधान आया, मतलब एक ही मनसबदार को उतने ही भूमि पे अब अधिक सेना रखनी पड़ी। फिर जब शाहजहां का दौर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसी समय दक्कन के रियासतों का, मराठों का या अफगानों को अलग से मनसबदारी दी गई। तो भारत की भूमि तो वही थी, वो तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मनसबदारों की संख्या बढ़ रही। अब हुआ क्या कि वही भूमि को जो नए नवीन मनसबदार बने उनमें वितरित की गई। यानी पुराने मनसबदारों से भूमियां लेकर के उनके सैनिक सामर्थ्य को नहीं रहने दिया गया, उसमें कमी नहीं की गई और बदले में उनसे भूमि ले ली गई। तो इसके कारण से जो पुराने मनसबदार थे और जो नए मनसबदार थे, इन दोनों के आय में कमी आई। आय में कमी आई तो इसका प्रतिफल किस पर पड़ा? तो उनके द्वारा रखे गए सेना पर पड़ा। फिर एक प्रतिफल क्या पड़ा कि उन लोगों के द्वारा उस भूमि से अधिक राजस्व की वसूली की जाने लगी। अब जैसे ही अधिक राजस्व की वसूली की जाने लगी तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि कृषि में संकट पैदा हो गया। अब कृषक बहुत सारे क्षेत्रों में कृषि करने के लिए उत्साहित नहीं होने लगे, क्योंकि करों की दर बढ़ी हुई थी। नतीजा के तौर पर बहुत सारे कृषि से जुड़े हुए संबंधित समस्याएं जो है उत्पन्न हुई और उससे भी विद्रोह हुए। और इसी क्रम में जो हम राजपूतों का विद्रोह देखते हैं या फिर मराठों का विद्रोह देखते हैं, तो राजपूतों और मराठों का विद्रोह एक प्रकार का जो औरंगजेब की नीतियां थी, उन नीतियों का प्रतिफल। तो मिला जुला के कहा जाए कि औरंगजेब कालीन जो विद्रोह हुए, उन विद्रोह में मनसबदारी संकट, कृषि संकट और औरंगजेब के कुछ कट्टरवादी जो नीतियां थी, वो सम्मिलित रूप से इन विद्रोहों को उत्प्रेरित की। तो हम लोग बारी बारी से मित्रों देखेंगे कि कौन विद्रोह का स्वरूप क्या था और वो किस कारण हुआ और उसका मुगल साम्राज्य पे क्या प्रभाव पड़ा, वो कितना दमित हुआ और दमित नहीं हुआ, तो फिर उसके आगे चल के प्रतिफल क्या है। उसमें सबसे पहला है जाटों का विद्रोह। जहाँ तक जाट का प्रश्न है तो जाट मथुरा को केंद्रित करके, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा जाट बहुल क्षेत्र था, लेकिन जो विद्रोह हुआ वो मथुरा को केंद्रित करके। और यहाँ जो विद्रोह हुआ मथुरा को केंद्रित करके,
तो इसका कारण जो था वो औरंगजेब की कट्टर नीतियां। औरंगजेब की जो कट्टर नीतियां थी वही इसका मूल कारण था। और इसका विद्रोह का जो आरंभ हुआ मथुरा में, वो सबसे पहले जाटों ने औरंगजेब की हत्या का प्रयास किया कि हम शासक को ही मार देते हैं, लेकिन उसमें वो असफल रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि औरंगजेब की हत्या का असफल प्रयास किया। यहां से विद्रोह का आरंभ होता है और उसके बाद कंटिन्यूअस घटना घटती है। उसमें सबसे पहली घटना है 1659 ईस्वी का। इसमें काजी अब्दुल मुकर्रम जो मथुरा का काजी था, काजी माने फैसला सुनाने वाला, इसकी हत्या कर दी। और हत्या जिन लोगों ने की वो एक उधम बैरागी नामक साधु के समर्थकों ने। उधम बैरागी ने किया। इसका प्रतिफल ये हुआ कि इनकी हत्या की गई औरंगजेब के द्वारा। और इस ढंग से इस विद्रोह को दबाया। उसके बाद दूसरा जो हुआ 1660 में, इसमें क्या हुआ कि अबू नबी को फौजदार बनाया गया। कहाँ का? तो मथुरा का। और इसने क्या किया कि अब्दुल नबी ने मंदिरों को ध्वस्त करवाया मथुरा के। और जब मंदिरों को ध्वस्त करवाया तो इसकी प्रतिक्रिया हुई। और प्रतिक्रिया ये हुई कि 1666 में गोकुला के नेतृत्व में हत्या कर दी अब्दुल नबी। अब फिर जब ये विद्रोह दबा तो एक दूसरा विद्रोह शुरू होता है और वो 1681 में पुनः जाटों ने विद्रोह किया। लेकिन असल नेतृत्व प्रदान किया इसको, इस विद्रोह को राजा राम ने 1685 ईस्वी में। और इसी राजा राम ने 1687 में आगरा पहुंच जाता है और आगरा में अमीर खान की हत्या करके सिकंदरा के मकबरे को लूटता है। (1691) में एक किला था इन लोगों का जिसका नाम था सोनार दुर्ग।
इस पर मुगल कब्जा कर लेते। लेकिन बाद में चल करके चूड़ामन के द्वारा भरतपुर रियासत की स्थापना की जाती। तो जाटों से संबंधित ये पूरा विवरण आपके समक्ष है कि औरंगजेब के काल में जो जाट विद्रोह हुआ वो आखिर क्या था और मुगलों के लिए क्या परिणाम इसके हुए। तो जाट एक क्या था, एक कृषक समुदाय था। आज भी जाट एक कृषक समुदाय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मथुरा को केंद्रित करके उसने विद्रोह किया। विद्रोह का जो तत्कालिक कारण बना वो कारण था औरंगजेब की कट्टर नीति। जाट औरंगजेब की कट्टर नीतियां से इसलिए नाखुश थे क्योंकि औरंगजेब ने कुछ घोषणाएं ऐसी की थी जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाती। और ये पूरी तरीके से जो जुड़ा हुआ था वो मुगल जो फौजदार होते थे, जो सूबेदार होते थे, उनके द्वारा जो अधिक करों की वसूली की जाती थी उससे जुड़ा हुआ। यानी अधिक करों की जो वसूली की जाती थी वो जाट किसान ये मानते थे कि ये औरंगजेब की कट्टर नीति का प्रतिफल है, इसलिए वो विद्रोही हो गए। और विद्रोह कोई संगठित रूप से नहीं किया। शुरुआत में विद्रोह करके जाटों ने औरंगजेब की ही हत्या का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहे। तब उसके बाद क्या हुआ कि 1659 में उन लोगों ने काजी अब्दुल मुकर्रम की हत्या कर दी उधम बैरागी के नेतृत्व में। तो फिर उधम बैरागी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। इस ढंग से ये पहला चरण जो है कंप्लीट होता है। और 1660 में अस्थायी रूप से अब्दुल नबी को वहाँ का विशेष फौजदार बनाया जाता है मथुरा का, कि वो क्षेत्र विद्रोही हो गया है, वहाँ जा कर करके उसका जो है समाधान कीजिए। अब्दुल नबी की और प्रतिक्रियावादी नीति होती है कि उसने मंदिरों को तोड़ने का ही आदेश दे दिया, क्योंकि उसने माना कि इन्हीं मंदिरों से ही विद्रोह करवाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मंदिरों को ध्वस्त किया गया तो 1666 में वहाँ के जाट गोखला के नेतृत्व में संगठित हो गए। ये पहला जाटों का संगठन था जो गोखला के नेतृत्व में बना। इसके पहले कोई नेता उभर करके जाटों का नहीं आया था। गोखला पहला व्यक्ति था जो जाटों का नेता बना। इसने 1666 में जब इसकी हत्या कर दी गई तो फिर कुछ दिनों तक जाट विद्रोह दबा रहा, लेकिन 1681 ईस्वी में जाटों ने फिर शुरुआत हुई और फिर आगरे पर आकर मथुरा पर आक्रमण करके लूटपाट करना शुरू किया। लेकिन उसको नेतृत्व दिया राजा राम ने 1685 में। ये गोखला से भी ज़्यादा संघर्षशील नेता निकला जाटों का, और इतना संघर्षशील कि 1687 ईस्वी में इसने आगरा पर आक्रमण किया और वहाँ का जो सूबेदार था वो अमीर खां, उसकी उसने हत्या कर दी। क्योंकि इस समय औरंगजेब दक्कन चला जाता है, 81 नहीं चला जाता है। तो अमीर खां की हत्या करने के बाद उसने सिकंदरा के मकबरे को, जिसमें अकबर दफन था, उसको खुदवा दिया। और खुदवा के उसकी अकबर की जो हड्डियां निकली उसको जला दिया। कारण क्या दिया कि अकबर बहुत हिंदू परस्त बनता था, तो ये हिंदू हो गया तो हिंदू को दफनाने की क्या जरूरत है, इसको जला देना चाहिए। तो इस भावना से उसने अकबर की हड्डियों को जो है वो जला दिया और सिकंदरा को पूरी तरीके से लूट लिया। तो उसके बाद फिर इसकी भी हत्या करा दी जाती है राजा राम का, और जाट विद्रोह जो है वो खत्म हो जाता है। इन लोग का केंद्र था, एक दुर्ग था सोनार दुर्ग, उसी इलाका में, मथुरा के इलाका में। वहाँ अंतिम रूप से 1691 में मुगलों का कब्जा हो जाता है। लेकिन जाट विद्रोह खत्म नहीं होता है। फिर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यही राजा राम का भतीजा है चूड़ामन, वो भरतपुर रियासत की स्थापना करता है। जब चूड़ामन मर जाता है तो इसका बेटा होता है सूरजमल, जो ज्ञान के मामले में बहुत श्रेष्ठ था,
जिसको जाट जाति का अफलातून कहा जाता था, और ये 1739 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि मथुरा के या पश्चिमोत्तर प्रदेश में जाटों ने मुगल सत्ता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उतना प्रभावशाली सत्ता। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या था? तो वही राजस्व की जो वसूली थी और औरंगजेब की जो कट्टरता थी, वो इस विद्रोह का मूलभूत कारण साबित हुआ। ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो विद्रोह हुआ वो बुंदेलों का विद्रोह। जहां तक बुंदेलों का विद्रोह का बात है, इसका जो क्षेत्र था, इसका जो क्षेत्र था बुंदेलों के विद्रोह का, वो बुंदेलखंड एवं मालवा था। इसमें जो इसका नेता उभर करके सामने आया वो था छत्रसाल। और इसका जो कारण था विद्रोह का कारण छत्रसाल का, वो दो था। एक कि शिवाजी का प्रभाव, और दूसरा पदोन्नति न देना। इसमें इस कारण से 1671 में विद्रोह करके छत्रसाल के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया और पन्ना को राजधानी बनाया। और ये जो है वो 1731 तक यह शासन करता है। तो बुंदेलखंड का जहां तक प्रश्न है, तो बुंदेलखंड के जो शासक थे अकबर और जहांगीर के काल में, उस समय भी उग्र हुए थे, लेकिन फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी मुगलों के बीच। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया तो इसमें उग्रता चली गई बुंदेलों। और उग्रता का कारण था कि चंपत राय जो सरदार था बुंदेलों का, तो वो मुगलों की सेवा में था। लेकिन चंपत राय की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र हुआ छत्रसाल, वो भी मुगलों को सेवा में था। जब औरंगजेब का दक्कन अभियान था तो छत्रसाल ने दक्कन अभियान में औरंगजेब का साथ दिया था, उसके साथ लड़ा था। लेकिन वायसराय के पीरियड में जब औरंगजेब वायसराय था तो 2 बार था, तो दोनों बार छत्रसाल जो उसके साथ जो है दक्कन के अभियान में था। इसी क्रम में उसकी मुलाकात जो है बाद में चल करके जब शिवाजी का उत्थान होता है औरंगजेब के पीरियड में, तो शिवाजी से होता है। तो शिवाजी से वो प्रभावित होकर के मुगलों का विरोधी हो जाता है। लेकिन शिवाजी की बात उसको समझ में क्यों आई? इसलिए कि छत्रसाल की आकांक्षा थी कि हमें पदोन्नति मिलनी चाहिए, यानी मेरे मनसब में वृद्धि की जानी चाहिए, और औरंगजेब छत्रसाल के मनसब में वृद्धि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से शिवाजी के समझाने और मनसब में नहीं वृद्धि करने से
उसके दिल में विद्रोह की अग्नि जो है प्रस्फुटित हो कि हमको अब मुगलों के साथ रह करके फायदा कुछ नहीं। आपको पूर्व के क्लास में बता चुके थे आपको कि मुगल शासन वास्तव में एक कन्फेडरेशन था, एक परिसंघ था, जिसमें मुगलों ने ये कोशिश की थी कि जो स्थापित सत्ता है उसको समाप्त नहीं किया जाए, बल्कि उससे एक समझौता किया जाए और सह अस्तित्व बनाया जाए, जिसमें क्षेत्रीय आधार पर वो अपने सत्ता को बनाए रखेंगे लेकिन साथ साथ मुगल की सेवा भी करेंगे। इस ढंग से मुगलों ने एकीकरण किया। तो इस भावना से छत्रसाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की कि नहीं, हम मुगल कन्फेडरेशन में नहीं रहे और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और पन्ना को अपना केंद्र बना लिया। चूंकि ये ऐसा समय था 71 के बाद कि औरंगजेब इसके बाद दक्कन में व्यस्त हो जाता है और इस राज्य पर ध्यान नहीं देता है, तो औरंगजेब के जीवन काल में ही जो बुंदेलखंड और मालवा का क्षेत्र था उसमें स्वतंत्रता पूर्वक छत्रसाल उसके अर्ध शासनकाल में, औरंगजेब के अर्ध शासनकाल में शासन करता रहा और उसकी मृत्यु के बाद भी 1731 ईस्वी तक ये बुंदेलखंड और मालवा में शासन करता रहा। इस तरीके से देख सकते हैं कि विखंडन की प्रवृत्ति जो है इन विद्रोहों से शुरू हो गई। अब देखिए अगला जो विद्रोह है वो है अगला जो विद्रोह है वो है सतनामियों का विद्रोह। ये सतनामी का जो क्षेत्र था ये नारनौल और मेवात था। और ये वास्तव में जो इस क्षेत्र में जो सतनामी थे वो एक विशेष धार्मिक समुदाय था। यानी धार्मिक था तो हिंदू ही, लेकिन इनका अलग एक पंथ बन गया था और इनका जो कारण बना वो मुगल अधिकारियों से तू मैं हो गया। अब इस कारण से 1673 ईस्वी तक इनका विद्रोह रहा और इसका दमन करने के लिए वो हमीद खां और बिशन सिंह कछुआ बिशन सिंह को भेजा गया। परंतु पूर्णतः दमन नहीं हुआ। तो सतनामी क्या थे, ये सतनामी विद्रोह क्या था, इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि जो हरियाणा का नारनौल और मेवात क्षेत्र है वहाँ ये सतनामी लोग रहते थे, बहुत शांति प्रिय लोग। इनका जो विश्वास था वो था कि हमें कोई छेड़े नहीं और शांति के साथ अपनी धार्मिक आराधना में ये लोग लगे रहते थे। लेकिन थे कृषक, ये धार्मिक पंथ था इनका, लेकिन सबसे मूलभूत चीज था कि ये नारनौल और मेवात के कृषक थे। वहाँ का एक मुगल अधिकारी था, एक छोटी सी बात पर एक सतनामी किसान से मुगल अधिकारी का तू-तू मैं बना और मुगल अधिकारी ने उसकी हत्या कर। अब जब ये हत्या हो गया, ये घटना आपको 1671-72 की, तो जब घटना हो गया ये, तो सारे मेवाती, चूंकि एक पंथ से जुड़े हुए थे,
ये लोग बाल मुड़वाते थे, इसलिए इनको मुड़िया जाट बोला जाता था। ये भी जाटी थे लेकिन इनका अलग धार्मिक विश्वास था, तो ये मुड़िया जाट कहलाते थे। और उस हत्या के बाद सारे सतनामी एक हो गए और उसके बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया और नौनौर और मेवात से इनको भगा दिया। कंटिन्यूअस साल भर तक की लड़ाई चलती रही, उसमें मुगल पराजित होते रहे। अफवाह फैल गई कि ये जादूगर है और इनसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती। इतना हो गया कि ये लोग पहुंच गए दिल्ली के मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अब इनका आक्रमण दिल्ली पर भी हो सकता था। तो इसी विद्रोह को दबाने में औरंगजेब ने ये घोषणा कर दी कि मुगल झंडों पर कुरान की आंच लिख दिया जाए ताकि उनका जादू का असर नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक खेल खेला था, इसलिए कि मुगल फौज में जो ये भावना भर गई थी कि मेवाती जादूगर है इसलिए हम लोग हार जा रहे हैं, तो इस भावना को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने ये चाल चली और उसके बाद जो है उनके विद्रोह का दमन किया गया। लेकिन मेवातियों का विद्रोह पूर्ण रूप से दमित औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ, छिटपुट विद्रोह इनका होता है। अब सत्तानियों के बाद जो अगला विद्रोह होता है वो सिखों का विद्रोह। जहां तक सिखों के विद्रोह का प्रश्न है तो इसमें आप ध्यान देंगे तो प्रथम से जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, आरंभ तक इसमें मुगलों के संबंध जो थे मित्रतापूर्ण था। परंतु जो 5वां गुरु थे जिनका नाम अर्जुन देव था, इनकी हत्या करवा दी और किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। और इसी हत्या के बाद मुगल सिख संघर्ष शुरू हो जाता है। इसमें छठे गुरु हरगोविंद, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। इनका संघर्ष होता है। यहां पर आप गौर से देखिए तो सिख पंथ की स्थापना जब गुरु नानक ने की, उसके बाद मुगलों के संबंध काफी मित्रतापूर्ण हो गए। आप जानते हैं कि चौथे गुरु को अकबर ने जो है वो भूमि दान दी थी 400 एकड़, और इसी भूमि पर चौथे गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर शहर का निर्माण किया और अमृतसर सरोवर बनाया था, जो सरोवर आज भी है। फिर 5वें गुरु अर्जुन देव को भी अकबर ने भूमि दान दी और उसी कारण से जो है वो गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया जो अभी तक है। अकबर खुद इन गुरुओं के पास जाता था, उनसे आशीर्वाद लेता था, बड़ी इज्जत करता था। लेकिन गुरु अर्जुन देव के काल में अंतिम समय में एक घटना घटी, आप लोग को याद होगा। वो घटना था कि जहांगीर जब
1605 में शासक बना तो उसका बड़ा पुत्र का नाम खुसरो था। तो खुसरो ने विद्रोह किया और विद्रोही खुसरो का अर्जुन देव ने साथ दे दिया। ऐसी परिस्थिति में जहांगीर ने दुखी होकर के गुरु अर्जुन देव पर एक जुर्माना आयद कर दिया और जुर्माना नहीं देने के कारण जो है उसकी हत्या करवा दी। तो जहांगीर द्वारा जैसे ही 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई जाती है, वहीं से सिख और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू होता है। अभी तक सिख एक धार्मिक पंथ थे, उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब 5वें गुरु की हत्या हुई तो छठे गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद, उन्होंने अपने आप को सैनिक भेष में बदल लिया, यानी सैनिक शिक्षा ली। अब इसकी परिणति हो गई कि उनको जो है वो पंजाब खाली करना पड़ा, तो वो श्रीनगर चले गए, कश्मीर चले गए और वहीं 1645 में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि पंजाब की जितनी संपत्ति थी छीन ली गई। फिर बाद के जो 7वें और 8वें गुरु हुए वो बहुत प्रभावशाली नहीं हुए, लेकिन जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आरंभ के बेला में वो मुगल फौज के साथ असम अभियान पर भी गए थे जयसिंह के साथ, लेकिन वहीं उनको समाचार मिला कि औरंगजेब जो है वो सिखों को परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है, तो मुगल फौज से वो मुक्त हो गए और उसके बाद औरंगजेब विरोधी हो गए। तो 1675 में औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर के बीच एक मुकाबला होता है। बड़ा रोचक कहानी है ये कि गुरु ने कहा कि हमें कोई नहीं मने मार सकता है, हमारे अंदर इतना दिव्य शक्ति आ गई है कि कोई तलवार चलाएगा भी तो मेरा गर्दन नहीं कटेगा। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, तुम ये साबित करके दिखला दो तो हम छोड़ देंगे, तुमको हम भी गुरु मान लेंगे। तो अपने ही सहयोगी से उन्होंने तलवार चलाई, लेकिन गर्दन कट गई, लेकिन फिर जो है वो जुटा नहीं। और इस ढंग से माना जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संघर्ष रहा। तो औरंगजेब ने आक्रमण करवाया तो गुरु गोविंद सिंह दक्कन भाग गए, पंजाब छोड़ के। लेकिन जब बुरहानपुर में औरंगजेब था तो इसने समझौते का पेशकश किया गुरु गोविंद सिंह के कि हम लोग आपस में लड़े नहीं, मिल के रहे। तो इसके वजह से गुरु गोविंद सिंह बुरहानपुर आने के क्रम में ही थे कि उसी समय बुरहानपुर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना लिए, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, तो जब बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख संगठित हुए, तो फिर बंदा बहादुर और मुगलों के बीच संघर्ष जारी रहा, जो उनकी मृत्यु तक यानी 1716 ईस्वी तक जारी रहा। तो इस तरीके से सिख विद्रोह का क्रम भी हम लोग को औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिला। अब देखिए साहब, अगला है राजपूतों का विद्रोह। तो इसमें दो रियासतों का नाम बहुत काफी महत्वपूर्ण है। उसमें एक है मारवाड़ और दूसरा है मेवाड़, ठीक है ना। यहाँ शासक आपका होगा मारवाड़ का अजीत सिंह, यहाँ और राज सिंह। अब देखिए, जहां तक राजपूतों की बात है तो बहुत लंबी कहानी इसमें है, लेकिन जगह की कमी की वजह से नहीं लिखे हैं। राजपूतों के साथ, सभी राजपूत रियासतों के साथ मुगलों के संबंध जो है वो अच्छे रहे। औरंगजेब का शासनकाल जब आया तो औरंगजेब के शासनकाल में भी मुगलों के साथ संबंध अच्छे रहे। जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था
तो आमेर के शासक जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था और मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह ने जो है वो दारा का साथ दिया। लेकिन जब औरंगजेब शासक बन गया तो फिर जसवंत सिंह जयसिंह के सहयोग से औरंगजेब के पक्ष में चला। आप जानते हैं कि औरंगजेब एक शक्की स्वभाव का व्यक्ति था, तो जसवंत सिंह को तो मुगल मनसबदार बना लिया उसने, लेकिन उस पर कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए जसवंत सिंह की पोस्टिंग उसने जमरूद में कर दी, यानी अफगानिस्तान में, उसको अपने निकट नहीं रखा। और वहीं 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसी पीरियड में जय सिंह की भी उसके ही भाई उसकी हत्या कर देता है, पृथ्वी सिंह। तो जय सिंह भी 67 में मर गए और जसवंत सिंह। तो ऐसी परिस्थिति में मारवाड़ के साथ संबंध जो है वो औरंगजेब का बिगड़ गया जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। क्यों बिगड़ गया? कि जसवंत सिंह के पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह के रियासत को हमला करके अपने अधीन कर लिया। और इस समय जसवंत सिंह की सारी फौज जमरूद में ही थी, इसलिए वो मारवाड़ रियासत जो है कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। और औरंगजेब ने खुद शासन नहीं करके वहां एक दूसरे राजपूत को जो है वो राजा बना दिया। लेकिन मारवाड़ की जनता बाहरी व्यक्ति को, बाहरी राजपूत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच जसवंत सिंह की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह, और इसका संरक्षक बन गया दुर्गादास राठौर। तो ये चाहता था कि हम जो है अजीत सिंह को इसी गद्दी पर बैठाए, जबकि औरंगजेब इसके लिए तैयार नहीं था। तो दुर्गादास राठौर ने संघर्ष छेड़ा, आंदोलन किया, तो औरंगजेब ने उसको दबा दिया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त हुई। तो इस ढंग से मारवाड़ के साथ संबंध उसके ठीक नहीं रहे औरंगजेब के। मेवाड़ की जहां तक बात है तो मेवाड़ से औरंगजेब के संबंध दो कारणों से बिगड़ा। एक कि मेवाड़ अजीत सिंह का समर्थन कर रहा है, और दूसरा कि मेवाड़ पर औरंगजेब ने जजिया लगा दिया। तो इस वजह से वहां का जो शासक था राम सिंह, वो औरंगजेब विरोधी हो गया और उसने भी विद्रोह किया। लेकिन उसके विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया और अंत में जो है मेवाड़ ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो कहने का अर्थ यह है कि औरंगजेब के काल में मेवाड़ और मारवाड़ दो ऐसी रियासतें थी जिनके संबंध से मुगलों के जो पारंपरिक रिश्ते राजपूतों के साथ थे वो अच्छे नहीं रहे, वो बिगड़ गए, और जिसका प्रतिफल बाद के उसके उत्तराधिकारियों को भी भोगना पड़ा। तो ये तो राजपूतों का हुआ। अब आ जाइए, अगला जो टॉपिक है वो है दक्कन का विषय। दक्कन का तो दक्कन में 3 विद्रोह का सामना करना पड़ा। कितना? 3। एक बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, और तीसरा बोलिए तो मराठा। वो भी तो उसी क्षेत्र के लोग थे। अब देखिए, जहां तक दक्कन का प्रश्न, तो दक्कन के प्रति अकबर ने एक स्पष्ट नीति अपना ली। वो पूर्व में बता चुके हैं आपको क्या कि 1691 में 1691 में अकबर ने दक्कनी रियासतों पर एक आदेश पत्र जारी किया। किस बात का आदेश पत्र? कि आप हमारी अधीनता को जो है स्वीकार कर लीजिए, यही ना। उसमें खानदेश ने स्वीकार कर लिया और बीजापुर गोलकुंडा ने नजराना भेज दिया था। अहमदनगर ने जो है वो कुछ नहीं कहा। तो अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण कर करके उसके बरार के क्षेत्र को जीत लिया। फिर जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर का संपूर्ण भाग मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब बच कौन गया? तो 2, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा। ये बीजापुर और गोलकुंडा मुगलों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था
क्योंकि ये शिया रियासत है। और औरंगजेब अपने राजकुमार के काल में 2 पीरियड में ये दक्कन का वायसराय रह करके इन बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों को मुगल साम्राज्य में मिलाने का अथक प्रयास किया। और 1657 में ये मिला लेता ही, लेकिन इसी समय गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण बीजापुर गोलकुंडा को वो नहीं मिला पाया। लेकिन एक समझौता कर लिया था बीजापुर से कि आप वार्षिक 1 करोड़ रुपया जो है वो हमेशा हमको देंगे। तो देता रहा कुछ वर्षों तक, लेकिन गृह युद्ध जब हो गया तो इसका लाभ उठा करके बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसने नजराना देना बंद कर दिया। तो अपने शासन के आरंभिक वर्षों में औरंगजेब तो उत्तर भारत के राज्यों में व्यस्त था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 85 में, 81 के बाद ही 85 में उसने बहुत सारे अभियान करवाए जिसमें असफलता मिली। तो अंत में 85 में उसने खुद अभियान किया बीजापुर पर और उसको मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया। फिर 2 वर्ष के बाद 87 में उसने गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया और वहाँ का राजा काफी विलासी था और पूरी शक्ति मदन्ना और अखन्ना नामक 2 हिंदू ब्राह्मणों पर थी। तो उसने उसको पराजित करके जो है गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला दिया। कहा जाता है कि ये औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन ने स्पेन को विजित करके फ्रांस से मिलाया था और स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का नाश कर दिया, उसी प्रकार से कहा जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा के फोड़े ने जो है वो औरंगजेब का नाश कर दिया। क्योंकि इस अभियान में उसको बहुत ज़्यादा धन का व्यय करना पड़ा, उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से साम्राज्य उसका धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और बहुत सारे क्षेत्र उसके जीवन काल में ही पूर्व में हम देखा कि बहुत सारे क्षेत्र मुगलों से स्वाधीन हो गए। तो वो अच्छा होता कि बीजापुर गोलकुंडा पर ध्यान नहीं दे करके अगर उत्तर भारत पर ध्यान देता, हो सकता था कि उसकी मृत्यु के बाद भी मुगल वंश बचा रहा। अब दक्कन में एक नई उभरती हुई शक्ति थी मराठा जो इसके पहले थे, वो शिवाजी के पिता ने एक छोटा मोटा पुणे में एक साम्राज्य स्थापित की थी और ये अहमदनगर और बीजापुर की रियासतों में नौकरी किया करते थे। लेकिन इनके मृत्यु के बाद शिवाजी ने जो है वो एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने की परिकल्पना की और मराठवाड़ा को एक मराठा क्षेत्र घोषित कर दिया। तब औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को इसके दमन के लिए भेजा। तो दोनों के बीच 1664 से पुरंदर की संधि होती है और दोनों में मित्रता हो जाती है, जिसमें बहुत सारे किले मुगलों को दे दिया जाता है मराठों के द्वारा और सिर्फ 12 किले मराठे अपने पास रखते हैं, 23 किले मुगलों को दे देते हैं। और शिवाजी सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, हम मुगल मनसबदारी स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए वो आगरा भी आते हैं, लेकिन आगरा में उनको कैद कर लिया जाता है। तो किसी तरह फल की टोकरी में बैठ करके वो कैद से निकल जाते हैं 1666 में और उसके बाद 67 में जाकर के अपने आप को राजा घोषित करते हैं। औरंगजेब भी मान लेता है और 1680 तक वो स्वतंत्र पूर्वक शासन करते रहते हैं। 80 के मरने के बाद उनका पुत्र संभाजी अगला राजा बनता है मराठों का और 80 से 89 तक वो शासन करता है। मुकर्रब खां के द्वारा संभाजी की पराजय होती है और उसके बाद फिर शिवाजी द्वितीय का शासन आता है, फिर राजा राम का आता है और इस ढंग से मराठवाड़ा भी मुगलों से स्वतंत्र हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो औरंगजेब का शासन काल है, इस शासन काल में बहुत सारे विद्रोह हुए और विद्रोहों के कारण मुगल शक्ति जो है वह कमजोर हो गई। यही वजह है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जिसके उत्तराधिकारी हुए उनको वो साम्राज्य नहीं मिला, सशक्त साम्राज्य, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी और धीरे धीरे मुगल पतन के शिकार। तो ये वो तथ्य था मित्रों जो औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमने मुगल काल का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म किया। कल के क्लास से हम लोग जो है वो मुगल काल के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश करेंगे। थैंक यू।